हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान का पाठ 14 जिसका नाम है विद्युत धारा और उसके प्रभाव का पार्ट 1 बाय राजेंद्र सूर्यवंशी। तो आइए शुरू करते हैं विद्युत धारा और उसके प्रभाव। इस अध्याय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत अवयवों के प्रतीक। कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी में कुछ विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं, तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं और निरूपित किए जाते हैं। सारणी में एक बैटरी तथा उसके प्रतीक भी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है? बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या अब आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है? इस क्रियाकलाप के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है, अतः हम चित्र में दर्शाए अनुसार दो या अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक तालिका दे रहे हैं, सारणी। इसमें विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक दिए गए हैं। इन अवयवों को ध्यान से देखें और इनको आसपास जो भी विद्युत अवयव हैं उनसे मिलान करें और इन्हें अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से बनाएं। तो देखते हैं विद्युत अवयव कौन कौन से हैं और उनके प्रतीक आप ध्यान से देखें। विद्युत सेल, यहाँ पे आपको विद्युत सेल दिख रहा है, उसका प्रतीक दिखाई दे रहा है। विद्युत बल्ब, उसका प्रतीक आप सामने देखें। स्विच ऑन की स्थिति में दिखाई दे रहा है आपको, स्विच ऑफ की स्थिति में भी दिखाई दे रहा है। बैटरी, जिसमें 3 सेलों को संयोजित क्रम में जोड़ा गया है। संयोजक तार एक लंबी रेखा के रूप में दर्शाया गया है। देखते हैं आगे। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसे कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है, तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव ही चित्र में दर्शाए अनुसार एक के बाद एक दूसरे को नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटाकर रखा जाता है। तब फिर सेलों के टर्मिनलों को किस प्रकार संयोजित करते हैं? किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्रायः इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पट्टी होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। चित्र में दिखाए अनुसार देखें। बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्रायः इन पर प्लस और माइनस चिन्ह अंकित होते हैं। अपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं? आप चित्र में दर्शाए अनुसार लकड़ी के एक गुटके, लोहे की 2 पत्तियों तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पट्टियों को कसकर
जकड़े रखें। 2 या अधिक सेलों की बैटरियां बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इनमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो। चित्र में दर्शाए अनुसार सेल होल्डर की धातु की 2 क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। 2 सेलों की बैटरी के लिए यहाँ पे एक कनेक्टर दिया है, देख सकते हैं आप। किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक सारणी में दर्शाया गया है। आइए अब हम सारणी में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ आरेख खींचें। तो यहाँ पे आरेख बनाने के लिए देखते हैं क्रियाकलाप। चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। आपने कक्षा 6 में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया था। क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है। जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपनी नोटबुक में बनाइए। विविध विद्युत अवयवों के प्रतीक का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचिए। क्या आपका आरेख चित्र में दर्शाया गया आरेख जैसा है? क्या आप जानते हैं कि ट्रैक्टरों, ट्रकों और इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों से बनी हैं? तब फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं? क्या आप इस प्रश्न के उत्तर का पता लगा सकते हैं? प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफ़ी आसान होता है, इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेखों से निरूपित करते हैं। चित्र द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख दर्शाया गया है। क्या यह चित्र में दर्शाए गए परिपथ जैसा ही है? इन दोनों परिपथों में क्या अंतर है? क्या चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा? याद कीजिए, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में हो तथा परिपथ बंद हो। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा? आपने यह ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले देखते हैं चेतावनी। विद्युत मेंस में संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी ना छुएं। यह अत्यधिक तप्त हो सकता है तथा आपका हाथ जल सकता है। विद्युत मेंस विद्युत जनित अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ ना करें। आपको विद्युत आघात लग सकता है, जो आघात हो सकता है या घातक हो सकता है। यहाँ सुझाव गए सभी क्रियाकलापों के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग कीजिए। ध्यान दीजिए, कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है जब सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ में या परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो आइए अब हम देखते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसे समझने के लिए करते हैं क्रियाकलाप। एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए।
चित्र में दर्शाए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए। यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाता है। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए। क्या बल्ब दीप्त होता है? बल्ब को छूकर देखिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट तक अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर छूकर देखिए। क्या आप कोई अंतर अनुभव करते हैं? स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात फिर से बल्ब को छूकर देखिए। अब देखते हैं क्रियाकलाप अगला। चित्र में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 कीलों के बीच बांधिए। आपको नाइक्रोम का तार विद्युत साधित्रों की मरम्मत करने वाले किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है, अथवा आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं। इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। सावधान, स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक ना रखें। ऐसा करने से सेल अतिशीघ्र दुर्बल हो सकता है या खराब हो सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे साधित्रों की एक सूची बनाइए। आपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। चित्र में इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब इन साधित्रों को विद्युत मेंस में संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनके अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण इस तार के या उस तार के पदार्थ की धातु जिससे यह बना है, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों अथवा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में उपयोग होने वाला तार संयोजी तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। चित्र में देख सकते हैं आप। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए? आइए इसका परीक्षण करें। तो देखते हैं क्रियाकलाप। जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप में किया था उसे फिर से बनाइए, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम तार के स्थान पर इस्पात ओण या स्टील वूल का तार या पतली लड़ी बांधिए। इस्पात ओण के जूने का उपयोग प्रायः रसोई घर के बर्तनों को साफ करने में होता है तथा यह किराने की दुकानों पर उपलब्ध होता है। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा है तो इसे स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करिए। इस्पात ओण के तार अथवा लकड़ी या लड़ी का ध्यान से परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए क्या होता है। क्या इस्पात ओण का तार या लड़ी पिघलकर टूट जाती है?
कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब ये शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। चित्र में आप विद्युत फ्यूज देख सकते हैं। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतितप्त हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो यह पिघल जाएगा जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की भांति क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। सावधान, कभी भी मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज को स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तथापि आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूज की नए फ्यूज से तुरंत ये तुलना कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है। इससे लघुपथन या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इससे परिपथ में अतिभारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अतिभारण अथवा लघुपथन के कारण लगने वाली आगों के बारे में पढ़ा होगा। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज दर्शाए गए हैं। चित्र में दर्शाए गए फ्यूज का व्यापक उपयोग विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रेक्षण किया और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें इसके बारे में सीखा। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं? इन प्रभावों को हम इस पाठ के भाग 2 में देखेंगे। पहला भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।